नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। आपका मुद्दा, आप सभी सैलरी शुदा लोगों का मुद्दा, जो सैलरी देते हैं और उनकी सैलरी में से ईपीएफ कटता है। जब से 29 फरवरी को बजट आया उसके बाद लगातार मैं इस मसले को उठा रहा था। मैंने एक ही लाइन इस पर कही आपके लिए, और वो लाइन थी कि क्या ये सरकार का जो प्रस्ताव है वो हमारी आर्थिक आजादी छीनने का प्रस्ताव है? क्या हमारी आर्थिक आजादी छीनने का प्रस्ताव है? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसमें कुछ उन कार्यक्रमों के भी अंश हैं जो हम लगातार इस विषय को उठाते रहे, और कम से कम सरकार ने इसे तुरंत वापस लिया है। इसके लिए देश के सैलरी शुदा जनता की तरफ से 3% डायरेक्ट टैक्स पेयर जनता की तरफ से हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर किस सोच के तहत यह प्रस्ताव पहले लाए, वो जो कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक फैसलों को रोक रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। हम सब ये जानते हैं कि बजट सरकार की सोच का एक प्रस्ताव होता है जिसे अंततः संसद से पारित होना होता है। इसलिए बदलाव की जगह हमेशा होती है। सोच और भी अहमियत रखती है। इसलिए मैंने ईपीएफ पर सरकार की सोच को लेकर सवाल उठाया कि क्या वो हमारी आर्थिक आजादी छीनना चाहती है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, सालों साल का काम हमारा, और सरकार स्कीम ला रही है। जरा सोचिए। मैं पहले भी इस विषय को उठा चुका हूं कि सरकार पीएफ के पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है। ईपीएफ के अलावा मेरा जो ईपीएफ है, जो कटता है, सरकार मुझे कोई और विकल्प देती है? सरकारों और प्रधानमंत्रियों को मध्य वर्ग के भारत पर किसी भी तरह का आर्थिक फैसला लेने से पहले और बड़ी राय और मशवरा करना होगा, क्योंकि ये मध्य वर्ग पहले ही टैक्स का बड़ा बोझ उठाए हुए है। क्या ये सरकार ये चाहती है एक आम भारतीय नागरिक को, जो सैलरी से पैसा कमाकर अपना जीवन बसर करता है, उसको जबरन किसी स्कीम में इन्वेस्ट करवाना? नीतियां अलग अलग तराजू पर रखकर नहीं तौली जाती हैं। जरा याद रखिएगा, वित्त मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, सरकारों को ये याद रखना होगा, पार्टी चाहे किसी की हो, अलग अलग मापदंड मत बना लीजिए। आज तो बड़े तकनीकी युग में भाई हम जी रहे हैं। ये बातचीत नहीं कोई करता हमसे। हाँ, करता है कोई? आपसे किसी ने पूछा था कि हम लगाने वाले, आप लोगों से किसी ने पूछा था हम लगाने वाले? ये बातचीत नहीं करता। कुछ वित्त मंत्री या सरकारों के सिस्टम ऐसे होते हैं। जब तो बहस हो गई तो अब फीडबैक लिया जा रहा है। सरकारों की बड़ी आर्थिक सोच में सिस्टम की खामियां भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये सिस्टम ही आम आदमी तक सरकार के फैसलों को पहुंचाता है। समझिए, जानिए, क्या आप जीवन भर नौकरी करके जो पीएफ बचा रहे हैं उस पर आप सिर्फ इसलिए रिबेट चाहते हैं टैक्स का क्योंकि सरकार यह कह रही है कि आप पेंशन स्कीम में आप पैसा डालें तो आपको मिलेगा? और वो पैसा, जैसे मैंने कहा, हो सकता है मैं और आप जब बुजुर्ग हों तो किसी सरकारी सिस्टम के या बाबू के दरवाजे खटखटा रहे हों, पैर और घुटने घिस रहे हों, सिर्फ वो अपने हिस्से का पैसा चाहिए। जिसके वजह से और बहुत विकल्प हैं, बहुत विकल्प है नियो मार्केट इकोनॉमिक्स में। क्या सरकार ये सोच रही है? सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए। बदलना सही है, लेकिन आगे ये गलती ना हो, ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी होगी इस बात का ख्याल रखने की, क्योंकि इस मध्य वर्ग के वोट ने नरेंद्र मोदी को 282 सीटें दिलाने में बड़ी मदद की है। तो इन ज्यादातर प्रोग्रामों में जो व्यक्ति हमारे साथ थे वो आज भी मौजूद हैं। आप सब जानते हैं प्रवीण जी को। प्रवीण झा साहब जेएनयू के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट, और हमारे साथ किरित सुमाया रहेंगे। किरित जी भी आर्थिक मसलों के जानकार हैं। प्रवीण झा,
पहली बात, और ये बात हम लोगों ने इस प्रोग्राम में मुकाबला में भी उठाई थी, कि जब आप कोई इतना व्यापक फैसला ले रहे हैं जो सीधे तौर पर नौकरीशुदा मध्य वर्ग को प्रभावित करने वाला है, तब आपने कोई फीडबैक क्यों नहीं लिया? क्या ये सिर्फ इसलिए परंपरा है क्योंकि आप जब बजट बनाते हैं तो बजट में बहुत सारी बातें जो हैं वो आप उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, एक सीक्रेसी की एक्सरसाइज होती है। लेकिन आज हम एक थोड़ी सी अलग प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जहां जानकारी और बातचीत ज्यादा उपलब्ध है, तब आपने ये ओपिनियन नहीं लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब फीडबैक हमको बहुत आया इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं इसको। हाँ, नहीं, वैसे कई जो चीजें ये बजट में लाना चाहते हैं तो बातचीत तो करते ही हैं। हाँ। वो तमाम अलग अलग हलकों से बातचीत होती है, जो चर्चाएं होती है उस पर डायरेक्ट किसी एक बहुत स्पेसिफिक मुद्दे पे बात नहीं हो, लेकिन एक राय की किस दिशा में हम जाएं, किस किस्म की नीतियों को आगे बढ़ाएं, उस पर चर्चा तो होती ही है। और इस तरीके के मुद्दे पे जिसपे कि मुझे लग रहा है कि इतनी समझ निश्चित तौर पे होनी चाहिए थी वित्त मंत्री और उनके सलाहकारों में कि इस पे बहुत बड़ा बवाल मचेगा। अगर आप ये करना चाहते क्या ये समझ नजर आई? मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं। नहीं, वो नहीं आई, वही मैं कह रहा हूं। हाँ। कि और चूंकि आप तमाम अलग अलग फोरम पे लोगों से बात करते हैं तो कहीं से एक फीडबैक लेने का प्रयास जरूर करना चाहिए था। नहीं, फिर आपने जो लॉजिक दिया, जिसको मैंने तब से क्वेश्चन किया है, आपने जो लॉजिक दिया कि साहब हमको लोगों को पेंशन सोसाइटी बनाने की तरफ ज्यादा प्रेरित करना है। आपने प्रवीण झा साफ साफ बताया कि वैसे ही आपका जो एग्जिस्टिंग पीएफ है, हाँ, उसका एक छोटा सा हिस्सा पहले से ही पेंशन के लिए कटता है। तो फिर आप क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे? ये मेरी समझ के बाहर है। मतलब ये मुझे इतना आश्चर्यजनक लगा ये, हाँ, इस मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ कि जब लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जयंत सिन्हा जी, जब उनसे किसी ने पूछा क्या लोगों को अब 2 पेंशन रखना पड़ेगा क्योंकि एक पेंशन ऑलरेडी ईपीएफ में है, तो उनका जवाब, ये जो हिंदू में रिपोर्ट आया था वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, डज एवरी ईपीएफ अकाउंट हैव अ पेंशन कंपोनेंट? अब अगर हमारे वित्त मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं, राज्य स्तरीय वित्त मंत्री जो हैं, हाँ, अगर उनको ये जानकारी नहीं है, हाँ, तो फिर किसको ये जानकारी होगी? तो मेरे साथ एक जानकार व्यक्ति है, मैं इनको जानकारों में हमेशा गिनता हूं, किरत सोमैया। किरत सोमैया जी, आप एक ऐसे शहर से आते हैं जो एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग हिंदुस्तान का वो रिप्रेजेंट करता है। मुंबई शहर आपका मेरा पसंदीदा शहर। क्या सच में आप जैसे जानकार लोगों के होते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने फीडबैक नहीं लिया था कि आप मध्य वर्ग की सोच के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप ये कौन सा लॉजिक लेकर आए हैं कि आप पेंशन प्रेरित समाज जो है वो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज आप इस स्थिति में आए हैं कि अब आप कह रहे हैं कि आपको फीडबैक मिल गया है तो आपने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया ईपीएफ का फैसला? बयान ऐसा होता है कि हर बजट में कुछ नया इस प्रकार का प्रस्ताव आता है, अलग अलग पद्धति से अलग अलग प्रकार के एक विचार रखा जाता है। कई बार इस प्रकार के विचार को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, इस प्रकार के नए विचार को, नई एक आइडिया, ठीक है, और कई बार इस प्रकार की तीव्र रिएक्शन आती है तो सरकार 2 कदम पीछे हट जाती है। वास्तव में पेंशन के संबंध में देखो, मोदी सरकार आने के बाद में अटल पेंशन योजना एक क्या चल रहा है, गई सिर्फ मोदी सरकार में नहीं कहूंगा, गए 5-15 साल से फाइनेंस में, इकोनॉमी में, आप में सब लोग ऐसा हो गया कि अपना जो हेल्थ स्पैन जो है, आयुष्मान, वो 67-68 धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यानी जो व्यक्ति 60 क्रॉस कर रहा है वो 70-80 तक पहुंच रहा है, और हमारी एम्प्लॉयमेंट 60 पे समाप्त होती है। तो इसके लिए पेंशन के संबंध में विविध आइडियाज आ रही है। अब की बार वो मिस फायर हो गई, लेकिन एक चर्चा शुरू है, एन्युइटी पेंशन, चिदम्बरम हो, मनमोहन सिंह हो, यशवंत सिन्हा हो या अरुण जेटली हो, कि भैया हमें करना पड़ेगा। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अटल पेंशन योजना आई, इसी प्रकार से अरुण जेटली जी को लगा कि मैं मध्यम वर्गीय को भी इस दिशा में पुश करूं। अब ये बात अलग है कि मध्यम वर्गीय कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा प्लान मुझे करने दो।
बिल्कुल सही आप बात। मुझे incentive किरीट देना जी, चाहते आपने हो जिन तो- शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं यही 29 फरवरी के बाद 1 मार्च से मैं विज्ञान प्रकाश यही कह रहा था कि भाई मुझे प्लान करने दो। एक नहीं, सरकारों के जो लॉजिक्स आए, जो सरकारों की प्रेस रिलीजेस आई, उसमें साहब लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अरे भाई, इन्फ्लेशनरी पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए, आप तो मुंबई से है किरीट जी, अर्थशास्त्र समझते हैं, मध्य वर्ग से चुनाव लड़के जीत के आते हैं। अब आप क्या मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे नहीं साहब मध्य वर्ग महामूर्ख है, ये तो जरूर अपने ईपीएफ से पैसा निकाल लेगा और उसको लुटा देगा। भाई हर आदमी मेरी तरह नहीं होता, हो सकता है समझदार भी होगा ना। तो आप ये लोग, आपने डीम कर लिया इसको, आपने सोच लिया अपनी तरफ से और फिर आपने तय किया कि हम इसको पुश करेंगे। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि एक लंबे समय की नौकरी के बाद किरीट जी, आप जैसे मैं बार बार कहूंगा कि आप मुंबई से, क्योंकि मैं 15 से ज्यादा वर्षों से जानता हूं कि आप आर्थिक मसलों को समझते हैं, एक समय अंतराल के बाद जो प्रिंसिपल होता है उससे ज्यादा अक्यूमुलेटेड बना हुआ इंटरेस्ट होता है। किरीट सोमैया को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाद में आप ये तर्क देने की कोशिश करें, नहीं हम इंटरेस्ट पे चार्ज करेंगे, मतलब आप ऐसा समझाने की कोशिश करें कि इंटरेस्ट पे चार्ज करेंगे तो आपके लिए कम होगा और मूल पर चार्ज करेंगे हम तो ज्यादा होगा। ये किस तरह की, ये जितने भी लोग नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हैं, इनको किस तरह का फीडबैक मिल रहा था इस प्रपोजल को बनाते वक्त? किरीट जी, आप लोगों से नहीं पूछा, आपसे नहीं बात की कि किरीट सोमैया बताइए क्या रिस्पांस होगा इसका? एक छोटा सा प्रश्न किरीट जी से पूछ लेता हूं। हाँ, प्रवीण जी आप पूछना चाहते हैं किरीट जी आपसे एक सवाल, फिर आप मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दें। जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इसमें 1/3 जो है पेंशन फंड में वैसे ही जाता है। हाँ, जो ईपीएफओ में जो पैसा जाता है 1/3 आप जानते हैं 24% करता है, 8.33% उसमें जाता है। हाँ। तो पेंशन का प्रावधान तो है ही, तो इसलिए ये कहना कि हम साहब एक पेंशन सोसाइटी की तरफ इसको धक्का दे रहे हैं इस प्रावधान के माध्यम से, ये सब लिखे हुए प्रवीण झा, ये लिखे हुए और दिए गए सरकारी दलीलों के बयान है। तो ये लिखे हुए, ऐसा नहीं कि अखबारों में छपे थे, ये सरकार ने औपचारिक तौर पर हमको बताया। तो एक तरह का ये कुतर्क हो गया। दूसरा, जो अभी अभिज्ञान कह रहे थे कि लोग पैसा बर्बाद कर देंगे, दुर्भाग्य से ये रेवेन्यू सेक्रेटरी का बयान है कि वो जब पैसा लेके पता नहीं उससे क्या करेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो बेहतर इन्वेस्ट करें। अब इस तरीके के बयान और इस तरीके की चर्चा अगर हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि तैयारी में काफी कमी थी इसके बारे में सोचने में। शायद आप मुझसे बेहतर। हाँ किरीट जी, मैं पूरा समय दूंगा आपको, प्लीज सर। मैं एक बात तो आप दोनों की मान्य करता हूं कि इसमें एरर तो हुई है। जब सरकार बजट मैं की चर्चा आउटपुट का एडिटर मिहिर से प्रारंभ कहूंगा होने कि के इस हिस्से को पहले जरूर रखें। कम से कम आप एक पुराने सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर नेता है, आप इस बात को मान रहे हैं कि एरर हुई है, आप इस बात को मान रहे हैं कि गलती हुई है। हाँ किरीट जी, एरर हुई है और इसीलिए देखिए आपकी वित्त मंत्री ने चर्चा का प्रारंभ होने के पहले प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके अंत में निर्णय तो प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्रिमंडल या जो सीनियर मिनिस्टर्स हो गए उनको विश्वास में लेकर चर्चा प्रारंभ होने के पहले वापस लेना, यानी भाई देयर इज अ डिफरेंसेस इन असेसमेंट, आकलन। अब कोई कैलकुलेशन कहेगा, कोई कहेगा इस विषय को थोड़ा समय है। अब देखो ये भी एक बात आती है जी, एक होता है पुश करना और दूसरा होता है इंसेंटिव देना। मुझे लगता है आप दोनों भी इस बात से सहमति व्यक्त करोगे कि अगर मैं, जब मेरा पैसा प्रोविडेंट फंड का विड्रॉ होता है तब आप मुझे इंसेंटिव दीजिए, बट मैं तय करूंगा। यू कैन ऑफर मी सम इंसेंटिव कि भाई आप अगर एन्यूटी में डालोगे, पेंशन में डालोगे तो मैं आपको इतना इंसेंटिव देगा। हम जो टैक्स एग्जेम्पशन जो बोलते हैं ना, टैक्स एग्जेम्पशन इज एन इंसेंटिव टू एनकरेज, मोटिवेट पीपल टू गो इन दैट डायरेक्शन। यहां पर क्या हो गया, मुझे लगता है कि कुछ अधिकारियों ने भी इस संबंध में कैलकुलेशन किया होगा, तो इंसेंटिव और पुश करना, इसमें थोड़ी कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया।